हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आप में से कोई एक जन जाके ग्रुप पे मैसेज कर दो। पहले आप में से कोई भी एक जन जाके ग्रुप पे मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, मैथ एनालिसिस के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मैथ एनालिसिस के बारे में। ठीक है, लाइट नहीं है, बिना एसी के पढ़ाना पड़ रहा है ना। बहुत गर्मी लगती है मेरे को, बट कोई नहीं, फैन से काम चला ले रहे हैं अपन। ठीक है, चलो आ जाओ। मैथ एनालिसिस में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि जो मैथ एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड, क्या बोलोगे? दिस इज बेस्ड ऑन केवीएल प्लस ओम्स लॉ। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैथ एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है केवीएल प्लस ओम्स लॉ। ठीक है, और मैथ एनालिसिस लगाने के लिए हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या काउंट करते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले काउंट करते हैं नंबर ऑफ मैसेज। हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले नंबर ऑफ मेस काउंट करते हैं, जो कि मतलब किसके बराबर होते हैं, b माइनस एन प्लस वन के बराबर होते हैं। फिर हम यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स काउंट करते हैं, कितने हमारे सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स, मान लो कितने यहाँ पास, यहाँ पे d। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनानी पड़ती है, हमको कितनी बनानी पड़ती है, इन दोनों का हम सम कर देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का, इन दोनों का हम सम कर देंगे, जितने डिपेंडेंट सोर्स है वो प्लस मेस, हमको उतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या करना पड़ता है, हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मेस के बाद क्या करना पड़ता है, हमको हर एक मेस में मेस करंट असाइन करनी पड़ती है। हम लोग को क्या करना पड़ता है, मेस करंट असाइन करनी पड़ती है। I1 I2 I3 जो भी हमारा करंट होगा वो हमको असाइन करना पड़ता है। ठीक है, मेस करंट हम मेस के अंदर असाइन कर देते हैं, I1 I2 I3 इतने भी होंगे वो कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हर एक लूप में केवीएल लगाते हैं और फिर इक्वेशन बनाते हैं। केवीएल लगाते हैं इन मेस, और क्या बनाते हैं यहाँ पे हम, इक्वेशन। ठीक है, और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या कर देते हैं, आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस हमको I1 I2 I3 वैल्यू मिल जाती है। आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे I1 I2 I3 की वैल्यू मिल जाती है। तो इसमें से एक प्रैक्टिकल बात तो ये है कि मैथ एनालिसिस के ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, है ना। ये तो आपको ही पता है कि कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का नहीं बनेगा कि आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना। तो आपसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे तो इक्वेशन बनाने के लिए जरूर बोलेगा। ठीक है ना, आपको जब भी जेई का एग्जाम आप दोगे, है ना, उसमें कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, तो आपको मैथ एनालिसिस तो पूरा सॉल्व करना नहीं है ना। आपको मैथ टू मैथ क्या बोला जाएगा, इक्वेशन लगाने के बाद बोला जाएगा, तो आप इक्वेशन बना के दिखा सकते हो, है ना, वही क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप स्टेप्स को फॉलो करके आप वहां पे इक्वेशन भी निकाल लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, मैथ एनालिसिस में एक कॉन्सेप्ट बनता है सुपर मैथ पे। ये सुपर मैथ नाम की क्या चीज होती है, समझ लो। सुपर मैथ नाम की क्या चीज होती है, सुपर मैथ नाम की चीज ये होती है कि जब कभी भी दो मैथ के बीच में करंट सोर्स आ जाता है ना। जैसे मान लो आपके पास ऐसा कुछ आ गया, कभी नेटवर्क में आपके पास ऐसा कुछ आ गया, ये आपका यहाँ पे आ गया करंट सोर्स, है ना। यहाँ पे आपके पास आ गया, दो मैथ के बीच में आ गया करंट सोर्स। बाकी सब जगह रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है,
यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, जिन दो लूप में, ये वाले मेश में और ये वाले मेश में, दोनों में हम केवीएल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करंट सोर्स है। ये तो आपको पता है कि जब हमारा करंट सोर्स का वोल्टेज हमको पता नहीं रहता, तो हम यहाँ पे ना तो मेश 1 में केवीएल लगा सकते हैं और ना ही मेश 2 पे लगा सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों को मिला के क्या बना लेते हैं, हम लोग सुपर मेश बना लेते हैं। जिन दो मेश पे हम लोग केवीएल नहीं लगा पा रहे थे ना, जिन दो मेश पे हम लोग केबल नहीं लगा पा रहे थे, वो दोनों मेश मिलके क्या बन जाते हैं, आपके सुपर मेश। यही दोनों मिलकर बन जाते हैं आपके सुपर मेश। क्या बन जाता है, आपके सुपर मेश। ठीक है ना। जब दो मेश के बीच में करंट सोर्स आ गया, तो आप दोनों मेश में केबल नहीं लगा सकते हो। उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं आपका सुपर मेश। हम दोनों को मिला के सुपर मेश बना देते हैं। ठीक है, ओके। फिर आता है आपके पास यहाँ पे क्या, नोडल एनालिसिस। ठीक है, मैं इसकी मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, नोडल एनालिसिस के बारे में। इसमें हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड, है ना। हम इसमें सबसे पहले काउंट करते हैं क्या, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड। हम लोग यहाँ पे एनपी काउंट करते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपका डिपेंडेंट सोर्स काउंट करते हैं कि कितने हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे डी डिपेंडेंट सोर्स है, तो हमको कितनी यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ती है, हमको यहाँ पे टोटल इक्वेशन बनानी पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो कितना हो जाएगा, एनपी माइनस 1 केसीएल इक्वेशन बनानी पड़ती है इसकी, और हमको डी बनानी पड़ती है डिपेंडेंट सोर्स की इक्वेशन। तो टोटल हमको इतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है ना। एनपी माइनस 1 प्लस डी, हमको टोटल इतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, ओके। अब इसमें हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास एनपी नोड थे उसमें हम लोग क्या करते हैं, नोड वोल्टेज असाइन करते हैं। जितने एनपी माइनस 1 नोड थे उनमें क्या करते हैं, नोड वोल्टेज असाइन करते हैं, असाइन नोड वोल्टेज। हम लोग यहाँ पे नोड वोल्टेज असाइन करते हैं, और नोड वोल्टेज असाइन करने के बाद, नोड वोल्टेज असाइन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केसीएल लगाते हैं। अप्लाई केसीएल इन नोड। हम यहाँ पे केसीएल लगाते हैं नोड में, तब जाके हमको क्या मिलती है, इक्वेशन मिलती है। उनको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, हमको क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा V1 V2 V3, है ना। केसीएल लगाएंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएंगे, इनको सॉल्व करके हमको क्या मिल जाएगा, नोड वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, इसी में हमको एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है, इसको हम बोलते हैं सुपर नोड। क्या बोलते हैं इसमें, हम इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हमको मिलता है, इसको हम बोलते हैं सुपर नोड। हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सुपर नोड। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको देख लो। सुपर नोड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, सुपर नोड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है। जैसे मान लो एक नोड ये था, एक नोड ये था, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, वोल्टेज सोर्स। जैसे मान लो एक नोड ये था, एक नोड ये था, सिर्फ आपका एक वोल्टेज सोर्स है V1 V2, है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको सुपर नोड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे, तो हम इस पे भी केबल लगा पा रहे हैं, इस पे भी केबल लगा पा रहे हैं, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सुपर नोड की इक्वेशन बनाते हैं। सुपर नोड कब बनता है, जब दो नोड के बीच में क्या बन जाएगा, एक डिपेंड, जब दो नोड के बीच में क्या आ जाएगा, वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे दो मेश के बीच में करंट सोर्स आ रहा था, इसमें दो नोड के बीच में क्या आ जाएगा, आपका वोल्टेज सोर्स। व्हेन
voltage source comes in between two nodes. अच्छा एक चीज और यहां पे लिखना, व्हेन ओनली वोल्टेज सोर्स, मतलब अगर यहां पे कोई रेजिस्टेंस भी आ गया साथ में तो ये आपका सुपर नोड नहीं बनेगा। सुपर नोड तभी बनेगा जब इन दोनों के बीच में सिर्फ आपका वोल्टेज सोर्स, तो यहां पे लिख देना व्हेन ओनली वोल्टेज सोर्स, आपका सिर्फ वोल्टेज सोर्स आ जाए दो नोड के बीच में। यहाँ पे ओनली लिखना मैं भूल गया, देखता हूँ अच्छे से। व्हेन ओनली वोल्टेज सोर्स कम्स इन बिटवीन टू नोड, उसको हम बोलते हैं आपका सुपर नोड। ठीक है, बताइए क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, अब इसके अगर हम आगे बढ़े तो क्या मिलता है आपको? अब अगर हम इसके आगे बढ़ते तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं बल्ब कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये हमारा बल्ब का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे चाहो तो हेडिंग पुट कर सकते हो, बल्ब कॉन्सेप्ट। बल्ब के बेस पे हमारे पास कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बल्ब कॉन्सेप्ट, तो ऐसे हमारे पास दो टाइप के बल्ब होते हैं, एक होता है हमारे पास लो वोल्टेज बल्ब, एक होता है हमारे पास हाई वोल्टेज बल्ब। जैसे एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, लो वोल्टेज, एक होता है हमारे पास यहाँ पे हाई वोल्टेज। ठीक है, तो याद रखिएगा लो वोल्टेज बल्ब में आपका वोल्टेज तो दोनों का कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वोल्टेज के लिए बनाए गए हैं दोनों, तो दोनों का वोल्टेज तो कांस्टेंट होगा, V कांस्टेंट, इसका भी है V कांस्टेंट। जैसे मान लो ये बल्ब है आपका A, ये बल्ब है आपका B। ठीक है, क्योंकि ये लो वोल्टेज है तो इसका जो करंट होगा वो कम होगा, करंट लो होगा। जब करंट लो होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही पता है ना क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो इसमें आपका जो लेंथ होगा वो ज्यादा होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, हाँ, आपका यहाँ पे लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका यहाँ पे कम। इसको हम बोलते हैं आपका लो वोल्टेज लैंप। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे ये हाई वोल्टेज लैंप है, तो अगर ये हाई वोल्टेज तो कांस्टेंट, तो करंट आपके पास यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। करंट मैक्सिमम होगा, करंट अगर मैक्सिमम तो रेजिस्टेंस आपका मिनिमम होगा, रेजिस्टेंस आपका मिनिमम होगा। अब अगर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो आर की वैल्यू क्या होती है आपका, रो एल अपॉन ए। इसको आपको मिनिमम बनाना है तो कैसे बनाओगे, लेंथ को कम कर दोगे, लेंथ को कम कर दोगे और क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज लैंप के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन बनता है, बताता हूं आपको। आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ केस बन गया, दो लैंप हैं हमारे पास, दो लैंप हैं, ये देख सकते हो आप लोग, दोनों लैंप पैरेलल में कनेक्टेड। ठीक है, दो लैंप है हमारे पास, दोनों लैंप किस में कनेक्टेड है, आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। दिस इज ए लैंप, दिस इज योर लैंप बी, है ना। इनका वोल्टेज रेटिंग भी दिया, मान लो ये आपका दिया है 40 वॉट का है, ये आपका 60 वॉट का। तो पहली बात बनती है कि इनका इक्विवेलेंट पावर कितना हो,
पी इक्वलेंट कितना होगा, तो इनका पी इक्वलेंट होगा, डायरेक्टली आपको ऐड करना, तो 40 + 60 आपको हो जाएगा 100 वॉट। ठीक है। और दूसरा बनता है कि इन दोनों में ज्यादा ग्लो कौन करे। तो याद रखना, जैसे आपको पता है कि जब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो हाई वोल्टेज वाला है ना वो ज्यादा ब्राइटनेस दे। तो लिखना आप लोग यहाँ पे 60 वॉट बल्ब गिव मोर ब्राइटनेस, फिर गिव मोर लाइट, है ना। जो हायर वोल्टेज का लैंप है पैरेलल कनेक्शन में वो ज्यादा लाइट दे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो जो हायर वोल्टेज है उसका रेजिस्टेंस मिनिमम है ना। तो जो करंट यहां से आ रही होगी वो इसमें करंट क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी। जब करंट ज्यादा जाएगी तो वोल्टेज तो दोनों का बराबर ही है, करंट जिसको ज्यादा मिल गया वो ज्यादा देगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऐसा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा बन गया कि हमारे पास दो लैंप हैं, दोनों आपस में सीरीज में, ठीक है। ये लैंप ए है, दिस इज लैंप बी। ये है आपका 40 वॉट का, ये आपका 60 वॉट का, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन था इनका पी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इनका पी इक्विवेलेंट कितना होगा आपका, जो आप लोग पैरेलल फॉर्मूला लगाते हैं वो वाला फॉर्मूला, 40 × 60 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करने में कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, मतलब 60 + 40 होगा, इसको ऐड कर दिया 100 मैंने, 60 + 40 तो कितना हो जाएगा 2400/100 कितना हो जाएगा 24 वॉट। ठीक है। इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना होगा आपका 4 वॉट होगा, 24 वॉट होगा। और इनमें से आप याद रखना जो लो वोल्टेज लैंप है वो आपका ज्यादा लाइट देता है। तो क्या बोलोगे यहाँ पे 40 वॉट लैंप विल गिव मोर लाइट। फोर्टी वॉट बल्ब गिव मोर लाइट। ठीक है। तो ये हो गया बल्ब का कॉन्सेप्ट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थ्योरम्स की तरफ। हमारा जो पहला थ्योरम होता है जिसको हम बोलते हैं आपका सुपर पोजिशन थ्योरम। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में। सुपर पोजिशन थ्योरम के लिए आपको ध्यान रखना है, ये थ्योरम आपका एप्लीकेबल है किसके लिए, लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क के। ठीक है। इनके लिए एप्लीकेबल है और नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल नहीं। नॉन लीनियर एलिमेंट अगर कोई होगा तो उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि अगर आपको बता दूं मैं, पावर पावर एक नॉन लीनियर टर्म्स है, तो ये जो सुपर पोजिशन थ्योरम है वो पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं। ठीक है। और ये थ्योरम को बोलती क्या है, सुपर पोजिशन को क्या बोलती है, हमसे बोलती है कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक नेटवर्क है, इसमें हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस है। मान लो एक यहाँ पे वोल्टेज V है, एक इनपुट ये दे रहा है V1 है, और एक हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे दे रहा है कोई V2, दोनों इनपुट है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, लोड है, और ये पास यहाँ पे लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क। ठीक है। तो ये लोड क्या बोलता है, ये लोड ये बोलता है कि पहले अगर V1 काम करेगा, अगर इस नेटवर्क में पहले V1 काम करेगा, मान लो यहाँ पे लोड में करंट क्या आपको I निकालना था। ठीक है। तो क्या बोलता है लोड कि पहले अगर V1 ओनली काम करेगा, तो मान लिया कितनी करंट है आपके पास, I डैश करंट। तो जब V2 अकेला काम करेगा
तब कितनी करंट है आपके पास, आई डबल डैश है। तो जब दोनों साथ में काम करेंगे, बोथ काम करेंगे साथ में, तो उस केस में करंट कितना होगा, आई वन डैश प्लस आई टू डैश। ये हमारा होता है क्या, सॉरी, ये हमारा होता है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है सुपरपोजिशन थ्योरम में कि हम कितने सब सर्किट बनाते हैं। जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, हम उतने सब सर्किट बनाते हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ सब सर्किट कितने होते हैं आपके पास, हम लोग के पास सब सर्किट कितने होते हैं आपके पास यहाँ पे, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स। नंबर ऑफ सब सर्किट बराबर होते किसके, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेस। जितने इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे उतने आपको सब सर्किट यहाँ पे बनाने होते हैं। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्ट मतलब बताऊंगा आपको यहाँ पे। सुपरपोजिशन थ्योरम में एक क्वेश्चन बनता है आपके पास, एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नेटवर्क है, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो कोई एक नेटवर्क है, ठीक है, इसमें एक इनपुट वोल्टेज V1 है, एक इनपुट वोल्टेज V2 है। ठीक है, ये V1 है, V2 है, और ये आपके पास यहाँ पे लोड है। तो अगर मान लीजिए V1 अकेला काम करता है, तो उसमें कितनी लोड में कितनी पावर है, मान लो P1 पावर है, और V2 अकेला काम करता है तो लोड में आपके पास P2 पावर है। तो दोनों अगर साथ में काम करेंगे, अगर दोनों बोथ साथ में काम करेंगे, तो हमारी पावर कितनी होगी, हमारी पावर यहाँ पे P1 प्लस P2 के बराबर नहीं होगी। ये तो आपको सबको पता है, क्योंकि पावर के लिए हमारा सुपरपोजिशन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे पावर कैसे निकालोगे, मतलब टोटल पावर कितनी निकालोगे, उसका फॉर्मूला है आपके पास, उसके शॉर्टकट है, वो है आपके पास क्या, अंडर रूट ऑफ P1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P2 का स्क्वायर। ये इसका ये शॉर्टकट है ना। पावर के लिए आप ये शॉर्टकट लगाओगे। यहाँ पे प्लस माइनस के अगर क्वेश्चन में कहीं बोलता है कि भाई P1 की डायरेक्शन P2 के अपोजिट है, ऐसा कुछ बोलता है, आप यहाँ पे बीच में माइनस साइन लेंगे। अगर कहीं पे भी ऐसा अपोजिट वैल्यू कुछ भी सिंबल नहीं है, कुछ इंडिकेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे प्लस ही लेंगे। अभी तक माइनस वाला क्वेश्चन नहीं आया है, जितने भी क्वेश्चन आया वहां पे प्लस ही बोला गया। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक, बताइए। एसी नहीं चल रहा है यार, बड़ी गर्मी लग रही है मेरे को। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। कौन सी थ्योरम हमारे पास यहाँ पे, थेवेनिन थ्योरम है हमारे पास। नेक्स्ट थ्योरम कौन सी है, थेवेनिन थ्योरम, उसको डिस्कस कर। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, थेवेनिन थ्योरम के बारे में बात करते हैं। थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, थेवेनिन थ्योरम ये बोलता है कि हमारे पास कोई भी नेटवर्क हो, हमारे पास कोई भी नेटवर्क हो, है ना, जो कि लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क है, तो हम उस नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक सिंपल से नेटवर्क में, जो कि आपका क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रजिस्टर।
इसको हम बोलते हैं वीटीएच, इसको हम बोलते हैं आरटीएच। ये हमारा होता है क्या, थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक सिंपल से वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस में। इसी को बोलते हैं आपका थेवेनिन थ्योरम। अब आपको यहां पे समझना होता है कि हम आरटीएच कैसे निकाल लेंगे और हम यहाँ पे वीटीएच कैसे निकालेंगे। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आरटीएच कैलकुलेशन की। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे आरटीएच कैसे निकालते हैं, आरटीएच कैलकुलेशन की मेथड क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है, क्या टेक्निक होती है। ठीक है, तो हमारी जो टेक्निक होती है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको लोड को रिमूव करना होता है। आरटीएच निकालने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है रिमूव द लोड। लोड क्या होता है, जिस भी ब्रांच में आपको करंट या वोल्टेज निकालना है वही ब्रांच आपकी क्या होती है, लोड होती है। रिमूव द लोड सबसे पहला हमारा स्टेप तो ये। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है आपके पास जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको उनके ही इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना। मतलब अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करोगे, करंट सोर्स तो ओपन करोगे। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, आपको रिप्लेस करना है किससे, आपको रिप्लेस करना है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से। मतलब उनको उनके इंटरनल से रिप्लेस करते हैं। वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो इसको अपने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा आपका आरटीएच निकालने के लिए, आपका जो ओपन सर्किट लोड टर्मिनल है उसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। क्या करना है आपको यहाँ पे, आपका ओपन सर्किट लोड टर्मिनल के अक्रॉस ओपन सर्किट लोड टर्मिनल अक्रॉस क्या निकालना है आपको, यहाँ पे निकालना है आर इक्वलेंट। वही होगा आपका आरटीएच। ये जो आप आर इक्वलेंट निकालोगे ना वही आपका हो जाएगा आरटीएच। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, आरटीएच निकालने का टेक्निक, प्रोसीजर। ठीक है, ये कब के लिए बताया मैंने, जब आपके पास वहां पे इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होंगे तब। कब के बताया, कब के बारे में बताया मैंने, जब आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स नहीं होंगे तब। जब आपके पास यहाँ पे नॉट अ डिपेंडेंट सोर्स, आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, डिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो ये वाली प्रोसेस लगाओगे। अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो टेक्निक आपकी बदल जाएगी। है ना, मैं फिर से बता रहा हूं आपका आरटीएच कैलकुलेशन किस केस के लिए, जब डिपेंडेंट सोर्स होगा तब। अगर आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स होगा तब के केस में क्या होगा, आरटीएच। है ना, किस केस में, जब डिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा तब। तो डिपेंडेंट सोर्स होगा तब, डिपेंडेंट सोर्स आपका प्रेजेंट होगा उस केस में क्या करोगे। सबसे पहला स्टेप तो आपका सेम है कि आपको यहाँ पे लोड को क्या करना है, रिमूव करना है। लोड तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव द लोड, ये स्टेप तो सेम है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपको एक काम और करना है, आपको एक काम और करना है। वो काम ये है कि आपको जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उनको रिप्लेस कर देना है। डिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस नहीं करना, इंडिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस करना, इंडिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस करना। कैसे रिप्लेस करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। इतना कर लेंगे आप। ठीक है, और जो थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या करना होगा, आपको ओपन सर्किट लोड टर्मिनल के पास आपको एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम करना होगा। क्या क्या बोला मैंने, ओपन सर्किट लोड टर्मिनल के पास आपको यहां पे एज्यूम करना होगा कुछ वोल्टेज सोर्स और उससे करंट निकालनी पड़ेगी।
आपको यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम करना होगा। ऐसे मैंने मान लिया 1 वोल्ट का, ये आपका 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मान लिया मैंने। तो यहां से करंट निकाल दी मैंने आई टी, तो 1/IT आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, आर टी एच। 1/IT हो जाएगा आपके पास यहाँ पे किसकी वैल्यू, आर टी एच के बराबर। ये दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे करंट सोर्स एज्यूम कर लो, कितनी वैल्यू, जितना आपका मन हो उतने वैल्यू का आप एज्यूम कर लो। आप यहाँ पे कुछ करंट सोर्स एज्यूम कर लो, कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का, और इसके पास जो वोल्टेज है हो जाएगा VT, तो आपका जो RTH हो कितना हो जाएगा, VT/2 हो जाएगा बराबर RTH। तो ये हो गया आपका RTH निकालने की मेथड, समझ में आया? ओके। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, VTH निकालने की मेथड के बारे में। अब मैं किस में आता हूं, आपका VTH निकालने की मेथड, है ना। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या, VTH प्रोसीजर, VTH कैलकुलेशन। VTH निकालने की जो मेथड है हम अब उसको डिस्कस करते हैं। मेथड क्या है देखना, सबसे पहला जो स्टेप है वो तो इसमें भी सेम है कि आपको लोड रिमूव करना है, रिमूव द लोड। ठीक है। सेकेंड स्टेप है आपका, लोड रिमूव करने के बाद आपको ये देखना है कि जो ओपन सर्किट लोड टर्मिनल है उसके पास कितना वोल्टेज होगा। केवीएल केसीएल जो लगाना है लगाओ, ओपन सर्किट लोड टर्मिनल वोल्टेज निकाल दो, वही आपका होता है VTH। क्या करना है आपको, यहां पे लगाओ नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क एनालिसिस जो भी लगाना आपको, नेटवर्क में आप लगाइए क्या, केवीएल केसीएल जो आपका मन करे वो लगाइए, है ना। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, जो हमारा आएगा वही हमारा होगा VTH। ठीक है। तो ये हो गया आपका थेवेनिन थ्योरम के बारे में। ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं आपका नॉर्टन थ्योरम, वो क्या होता है देखना। नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अगेन कोई लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क है, लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क है। इस नेटवर्क को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस नेटवर्क को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स इन अ पैरेलल रेजिस्टेंस, एक करंट सोर्स इन अ पैरेलल रेजिस्टेंस में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं IN और इसको बोलते हैं RN। ये हम आपको बोलता है क्या, नॉर्टन थ्योरम। ठीक है। नॉर्टन थ्योरम में आपको निकालना पड़ता है IN और RN। तो आपको पहली बार बताता हूं, RN ही आपका RTH है। जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ये क्या है आपका, कि RN ही आपका RTH है। RN और की वैल्यू हमेशा RTH के बराबर होती है। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे RTH कैलकुलेशन ही करना है बस। तो आधा काम तो ऐसे कम हो गया। आपको यहाँ पे निकालना होता है क्या, IN, नॉर्टन्स करंट, IN कैलकुलेशन, है ना। तो IN कैलकुलेशन क्या होता है, IN कैलकुलेशन होता है आपके पास, IN कैलकुलेशन होता है आपके पास क्या, सबसे पहला जो स्टेप होता है इसका वो होता है रिमूव द लोड। जो सबसे पहला स्टेप होता है IN कैलकुलेशन का वो हमारा होता है क्या, रिमूव द लोड। आया ना।
क्या होता है हमारा, लोड को रिमूव करो, रिमूव द लोड। ठीक है, और उसी को आप क्या कर दो, जो लोड को आपने हटाया है ना, वहां पे आप क्या कर दो, एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर दो। शॉर्ट सर्किट द लोड, क्या बोला मैंने यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल। है ना, और शॉर्ट सर्किट लोड टर्मिनल में आप यहाँ पे क्या निकाल लो, करंट निकाल लो। शॉर्ट सर्किट लोड टर्मिनल क्या करो आप, करंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, और जो करंट की वैल्यू आएगी वही होता है आपका नॉर्टन करंट आई एन। वही होता है आपका आई एन। एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि अगर हम यहाँ पे VTH मतलब थेवेनिन थ्योरम का वोल्टेज VTH, और हम यहाँ पे नॉर्टन करंट को डिवाइड कर दें, IN को डिवाइड कर दें, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिल जाता है RTH। है ना, अगर हम थेवेनिन वोल्टेज को और नॉर्टन करंट को डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिल जाता है, आपका RTH की वैल्यू। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इतना, और कंफर्म करोगे इतना समझ में आ गया हो तो। लाइट गजब करती है भाई यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने आपको साइड में कर लूँ पहले। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। जब हम लोग कोई एक नेटवर्क देखेंगे, हमको एक नेटवर्क दिखाई देता है, हमारे पास एक नेटवर्क, मान लो ऐसा नेटवर्क मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसा मान लो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी मान लो, डिपेंडेंट सोर्स मतलब ये 5 है, ये 2i है, ये 3 है, ये 4 है, कुछ कुछ वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, पूरा मैं सॉल्व नहीं करना, बस बता रहा हूँ। अगर आपको एक ऐसा नेटवर्क मिल जाए जहां पे आपके पास कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स ना हो, यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है और इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, नो इंडिपेंडेंट सोर्स। अगर आपके पास एक कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे कोई आपके पास नो इंडिपेंडेंट सोर्स, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं, ठीक है, आपके पास यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, इसके लिए आप एक शॉर्टकट समझ सकते हैं। वो शॉर्टकट ये है कि इसका जो VTH है वो आपका हमेशा 0 हो, और इसका जो IN होगा वो भी आपका हमेशा 0। ठीक है, और इसका जो RTH है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी कुछ वैल्यूज होंगी जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो ये एक कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हमारे पास एक और थ्योरम आती है,
जिसको हम बोलते हैं आपका कौन सा थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये थ्योरम हमको क्या बताती है कि हमारे लोड को मैक्सिमम पावर कब मिलेगी। ये थ्योरम को क्या बताती है कि लोड को मैक्सिमम पावर तब मिलेगी जब आर एल लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर होगी थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर, आरटीएच के बराबर। है ना, जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आरटीएच के बराबर होगी और हमारे पास जो पी मैक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, पी मैक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी वी टी एच का स्क्वायर अपॉन 4 आरटीएच के बराबर। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमको ये बोलता है कि लोड में मैक्सिमम पावर होने के लिए लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आरटीएच के बराबर होनी चाहिए, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, तब जाके उसमें मैक्सिमम पावर मिलेगी। है ना, और जो मैक्सिमम पावर की वैल्यू होगी क्या होगी, वो वीटीएच स्क्वायर अपन 4 आरटीएच के बराबर। लेकिन इस थ्योरम में लोग थोड़ा गड़बड़ी करते हैं, और गड़बड़ी ये करते हैं कि वो ये मान जाते हैं कि अगर लोड फिक्स है तो आरटीएच की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आरएल की वैल्यू तो आरटीएच के बराबर होनी चाहिए, लेकिन आरटीएच क्या होनी, क्या बोलोगे, आरटीएच का एक सोर्स रेजिस्टेंस है वो तो कम होना चाहिए ना, आरटीएच शुड नॉट बी इक्वल्स टू आरएल, आरटीएच शुड बी लो। क्या बोला मैंने यहाँ पे, फॉर पी मैक्स, फॉर पी मैक्स आरटीएच should not be equals to RL, RTH should be, RTH इस क्या आपका सोर्स रेजिस्टेंस है, RS नहीं है, क्या आपका सोर्स रेजिस्टेंस है, इट शुड बी लो। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। समझ में आई बात कि हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में हमारे पास जो लोड है, लोड के पास कितना वोल्टेज अपियर होता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, ड्यूरिंग पी मैक्स, ड्यूरिंग पी मैक्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ड्यूरिंग पी मैक्स 50% ऑफ सप्लाई वोल्टेज, 50% ऑफ सप्लाई वोल्टेज appears across load, appears across load। ड्यूरिंग पी मैक्स हमारा 50% जो सप्लाई वोल्टेज है वो लोड के अक्रॉस होता है। ठीक है ना, ड्यूरिंग पी मैक्स 50% ऑफ सप्लाई वोल्टेज appears across लोड। सिक्स केस होते हैं वो एसी में होते हैं, है ना, जो 6 केस होते हैं ना वो एसी में होते हैं। अभी मैं एसी की बात नहीं कर रहा हूं, डीसी में बताया मैंने, है ना, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बताया है वो मैंने डीसी के लिए बताया। जो 6 कोर्स होता है कितने बताया मैं, एसी में, उसमें हम इंपिडेंस की बात करते हैं, है ना, उसमें हम लोग इंपिडेंस की बात करते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा एक चीज और याद रखना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में जो लोड की इफिशियंसी होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी होगी, 50%। ये भी लिख लो, जो मैक्सिमम इफिशियंसी हमको मिलती है वो कितनी मिलती है, 50%। ड्यूरिंग पी मैक्स
एफिशिएंसी कितनी होती है आपकी 50%। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। नेक्स्ट जो थ्योरम हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा थ्योरम, टेलेंजेंस थ्योरम। जो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है उसको हम बोलते हैं आपका क्या, टेलेंजेंस थ्योरम। ये टेलेंजेंस थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमारे किसी भी नेटवर्क में, चाहे वो नेटवर्क लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, अभी तक जितने भी थ्योरम हमने पढ़े सब में क्या था, लीनियर होना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी थ्योरम है जो कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर बोथ एप्लीकेबल फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर, है ना। जो टेलेंजेंस थ्योरम है वो आपका दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लीनियर नॉन लीनियर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। साथ ही आपका टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना, एप्लीकेबल फॉर बोथ। किसके लिए, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, इन सभी के लिए आपका ये एप्लीकेबल। और ये थ्योरम बोलता क्या है, ये थ्योरम बोलता है कि किसी भी नेटवर्क में जो सोर्स है वो जितनी भी पावर आपका देते हैं, मतलब समेशन ऑफ पावर, समेशन ऑफ वी आई ऑफ सोर्स, वो हमेशा बराबर होता है समेशन ऑफ वी आई ऑफ लोड। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब ये कहने का मतलब है जितना सोर्स निकालेगा पावर उतना तो ही सिंक एब्जॉर्ब करेगा, जितना सोर्स आपका पावर डिलीवर करेगा उतना ही तो सिंक आपका एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका टेलेंजेंस थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम। जो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास वो कौन सी थ्योरम है, दैट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है ना, वो ऐसा है कि ये एक ऐसी थ्योरम है जिसकी कुछ कंडीशंस है, कंडीशन बहुत अजीब गरीब है इसकी। कंडीशन ये बोला जाता है ये एक ऐसी थ्योरम है जहां पे आपके पास डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर इस थ्योरम को लगाना है तो डिपेंडेंट सोर्स आपका नहीं होना चाहिए, नॉट डिपेंडेंट सोर्स नॉट प्रेजेंट, जो डिपेंडेंट सोर्स है ना वो नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी एक और बात है कि इसमें मल्टीपल सोर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक सोर्स होना चाहिए। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए आपका सिर्फ एक सोर्स होना चाहिए, सिंगल सोर्स प्रेजेंट। अगर ऐसा है, अगर हम ये दो कंडीशन मैच कर पा रहे हैं कि इसमें डिपेंडेंट सोर्स नहीं है और जो सोर्स है वोल्टेज या करंट कोई भी हो लेकिन एक ही हो, है ना, तब जाके इस थ्योरम को आप लगाओगे। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन। क्या बोलता है थ्योरम, रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन ऑफ एक्चुअल नेटवर्क, ऑफ एक्चुअल नेटवर्क, ऑफ एक्चुअल नेटवर्क will be equals to response upon excitation response upon excitation of reciprocal network। मतलब रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है, सोर्स और लोड की पोजीशन को इंटरचेंज करना। क्या करना आपको यहाँ पे, सोर्स और लोड को चेंज करना, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल नेटवर्क। रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है आपके पास यहाँ पे, सोर्स एंड लोड की पोजीशन को इंटरचेंज करना।
सोर्स और लोड की पोजीशन को इंटरचेंज करना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो रेसिप्रोकल क्या बोलता है कि अगर आपके नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, एक से ज्यादा सोर्स नहीं है, तो आप उसमें रेसिप्रोकल लगा सकते हो। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम अपने नेटवर्क में जो कि हमारा जो एक्चुअल नेटवर्क है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल नेटवर्क बना दें, मतलब सोर्स की जगह लोड रख दें, लोड की जगह सोर्स कर दें, तो हमारा जो रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन है एक्चुअल नेटवर्क का और रेसिप्रोकल नेटवर्क का वो सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इनमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। इनकी कंडीशन जो मैंने लिखी है ना, ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा थ्योरम है जो ये बोल रहा है कि एक से ज्यादा सोर्स नहीं होनी चाहिए, है ना। समझ में आया? क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसा कौन सा थ्योरम है जो ये बोल रहा है कि एक से भी ज्यादा सोर्स नहीं होने चाहिए उसमें, तो कौन है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ऐसा कौन सा थ्योरम है जो कि लीनियर और नॉन लीनियर नेटवर्क दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो टेलेंजर्स थ्योरम है। ऐसी कौन सी थ्योरम है जो कि टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट कन्वर्ट करता है, वो टेलेंजर्स थ्योरम है। ऐसा कौन सा थ्योरम है जो किसी भी नेटवर्क को एक सिंपल वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है, वो आपका थेवेनिन थ्योरम है। ठीक है ना। ऐसा कौन सा थ्योरम है जो किसी भी नेटवर्क को एक सिंपल करंट सोर्स और पैरेलल में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है, वो था आपका कौन सा, नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, ऐसा कौन सा थ्योरम है जिसमें डिपेंडेंट सोर्स नहीं होने चाहिए, वो आपका है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। समझ में आया? तो ये होते जेई क्वेश्चन के केसेस, है ना। इनको ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। फिर होता है हमारे पास एक नई थ्योरम जिसको हम बोलते हैं आपका मिलमेंस थ्योरम। एक हमारे पास और थ्योरम होती है जिसका नाम है यहाँ पे क्या, मिलमेंस थ्योरम। कौन सी थ्योरम बताई मैंने, मिलीमेंस थ्योरम। कल मैंने बताया था आपको अल्टरनेटर में, एक हमारा होता है क्या, पैरेलल जनरेटर थ्योरम। उसी थ्योरम को बोलते हैं मिलमेंस थ्योरम। मिलमेंस थ्योरम किसको बोलते हैं, पैरेलल जनरेटर थ्योरम को बोलते हैं। इसका नाम क्या है यहाँ पे, पैरेलल जनरेटर थ्योरम। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल जनरेटर थ्योरम। और ये थ्योरम बोलती क्या है, दो टाइप की थ्योरम होती है ना इसमें, होती है एक होती है आपका क्या बोलते हैं उसको, नाम क्या बोलते हैं, हाँ, एक होती है मिलमन, एक होती है डुअल ऑफ मिलमन। पहले मैं आपको मिलमन बताता हूँ। मिलमन होती है आपकी ये, जैसे मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दूसरा वोल्टेज सोर्स है, ये आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो आपके पास यहाँ पे ये वीएम आई एम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वीएम यहाँ पे क्या होता है, वीएम की वैल्यू होती है आपके पास, जो मैंने कल बताया था आपका V1/R1। कल ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको ना, V2/R2 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। कल अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जब पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर पढ़ा था, है ना, तब मैंने आपको बताया ना कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है। टर्मिनल वोल्टेज आपका ये होता है ना। सेम फॉर्म बताया था वहाँ पे, मैंने क्या बताया था, V1/Z1 V2/Z2 अपॉन 1/Z1 प्लस 1/Z2। फिर वही बताया था मैं, इसको पैरेलल जनरेटर थ्योरम भी बोलते हैं। ये तो हो गया Vm की वैल्यू, है ना। वैसे हम यहाँ पे Rm की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो Rm की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हालांकि मैं ऐसे थ्योरम तो नहीं लगाता हूँ, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया भी तो हम लोग क्या लगा देते हैं यहाँ पे, नॉर्टन्स थ्योरम, सॉरी नॉर्टन नोडल एनालिसिस क्या लगाते हैं यहाँ पे, नोडल ऐसे लगा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जब मैंने फुल कोर्स कराया तब मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, बट पता होना चाहिए भाई फॉर्मूला क्या होता है मिलमेंस थ्योरम का, तो मैंने बता दिया। एक और होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डुअल ऑफ मिलमेंस थ्योरम। डुअल ऑफ मिलमेंस थ्योरम ये क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ नेटवर्क है, मैं बना के दिखाता हूं।
एक एक करंट सोर्स है। ठीक है, जैसे मान लो इनके डायरेक्शन पे लिख देता हूँ मैं आपका I1 I2 I3। ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, ये आपका I3 है, ये आपका R1 है, R2 है, R3। इसको हम एक सिंगल करंट सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा होता है क्या, डुअल ऑफ मिलमैन थ्योरम। तो यहाँ पे जो IM की वैल्यू होगी वो क्या होगी और RM की वैल्यू क्या होगी वो क्या होगी। तो IM की वैल्यू हो जाती है आपके पास, वो जाता है आपके पास IM इक्वल टू हो जाता है आपके पास I1 R1 प्लस I2 R2, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश। ये हो गया आपका IM की वैल्यू। सिमिलरली आप यहाँ पे RM की वैल्यू बता सकते हो। RM कितना हो जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 डैश। तो ये हो गया आपका मिलमैन थ्योरम। हालांकि मुझे तो स्किप कर देना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, लेकिन बता दिया तब भी भाई, याद रखोगे। ठीक है, हाँ इसको हम सीरीज जनरेटर भी थ्योरम बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीरीज जनरेटर थ्योरम बोलते हैं, लिख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज जनरेटर थ्योरम बोलते हैं। बट आपको इनको अप्लाई नहीं करना है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो घबराने की बात नहीं, आप इसको नोड वोल्टेज मान लेना भी लगा देना अपना KCL, आपका आंसर आ जाएगा। ये सब में मत पढ़ना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट थ्योरम में। हमारा कौन सा थ्योरम है, कंपनसेशन थ्योरम। कैसे क्वेश्चन बनते हैं सर इससे, इनमें क्वेश्चन मिलमैन थ्योरम में यही बनेगा, इसका नाम क्या है, मिलमैन थ्योरम का नाम क्या है, पैरेलल जनरेटर थ्योरम, है ना। और सीरीज जनरेटर किसको बोलते हैं, डुअल ऑफ मिलमैन को बोलते हैं, यही क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा कोई भी और भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको मिलमैन से मत करिएगा, किसे सॉल्व करिएगा, नोडल से, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चन आता तो नोडल से या मेश से सॉल्व हो जाएंगे, केवीएल केसीएल सॉल्व हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, है ना। फुल कोर्स जिन्हें देखा होगा तो उनको समझ में आता होगा ये चीज, है ना। देखो ना, पूरी 1 घंटे हो गए लाइट नहीं आई, पका गई मेरे को आज लाइट। अगर लाइट होती तो अपन बहुत डबल स्पीड से पढ़ चुके होते अभी तक, बहुत बहुत आगे पहुंच गए होते। चलो कोई बात नहीं, अपने DC तो कंप्लीट ही कर लिए, है ना। पूरे नेटवर्क में DC ही है जो क्वेश्चन बनते हैं, AC में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम में, जो कि हमारा कौन सा है, कंपनसेशन थ्योरम। कंपनसेशन थ्योरम, ये थ्योरम क्या बोलता है समझना। इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है समझना। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, देखना। मेरे पास मान लीजिए कोई एक नेटवर्क है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक नेटवर्क है, ठीक है। इस नेटवर्क में कहीं ना कहीं लोड होगा, तो मान लो मेरे पास ये यहाँ पे लोड हो, ये मेरे पास लोड हो गया, और उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, और इसमें करंट है आपका I, ठीक है। तो अगर मुझे इस करंट को मेजर करना हो तो मुझे एक एमीटर लगाना पड़ता है।
तो मैंने एक यहाँ पे एमीटर लगा दिया। देखना, इसमें अगर मुझे करंट निकालना हो तो मैं एक दूसरा नेटवर्क लूंगा, उस पर मैं एमीटर भी लगा दूंगा। देखना क्या करने वाला, ये नेटवर्क था, सेम नेटवर्क था, ये सेम नेटवर्क था, और मुझे इस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मैंने एक यहाँ पे क्या लगा दिया, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस में मेजर करने के लिए मैंने लगा दिया यहाँ पे आपके पास क्या, एक छोटा सा एमीटर। सीरीज में लगता है ना एमीटर, तो एमीटर को मैंने सीरीज में लगा दिया। जब एमीटर सीरीज में लगाया, जो पहले करंट यहाँ पे आई हो रही थी, क्योंकि एमीटर कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, एमीटर का रेजिस्टेंस आने से यहाँ पे जो करंट वो थोड़ा कम हो गई। मान लो आप करंट हो गई आई डैश, मान लो पहले होती 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी, आपने एमीटर लगा दिया, कितनी करंट हो गई आई डैश, तो मतलब कितना 4 एम्पियर हो गई। पहले 5 एम्पियर थी, अब 4 एम्पियर हो गई, कि एमीटर का रेजिस्टेंस आ गया। तो हमारा जो कंपनसेशन थ्योरम है, उसके थ्रू हम ये जो चेंज इन करंट है आई माइनस आई डैश, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कंपनसेशन थ्योरम से हम लोग यहाँ पे कंपनसेटेड करंट मतलब आई माइनस आई डैश कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपनसेशन थ्योरम। कंपनसेशन थ्योरम हमारा जो कंपनसेटेड करंट है वो बता सकता है, और ये कंपनसेटेड करंट बताने के लिए आपको एक नया नेटवर्क बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं कंपनसेटेड नेटवर्क बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है देखना, आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ये सेम नेटवर्क बनाया आपने, है ना, ये आपने यहाँ पे नेटवर्क बनाया, कौन सा नेटवर्क बनाया, कंपनसेटेड नेटवर्क, कंपनसेटेड नेटवर्क। इस नेटवर्क में क्या किया आपने, ये जो कंपनसेटेड नेटवर्क है वो पूरा यही नेटवर्क है, बस आपने इसमें जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स थे, है ना, इसको हटा दिया, इंडिपेंडेंट सोर्स को आपने हटा दिया, इंडिपेंडेंट सोर्स को आपने यहां पे रिमूव कर दिया, ठीक है ना, आपने यहां पे इंडिपेंडेंट सोर्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो आपके पास यहां पे क्या था, जो लोड था आपका वो आर हो गया ये। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जो एमीटर का रेजिस्टेंस है उसको भी नोट कर लेना है यहाँ पे, तो ये आर डैश हो गया, ये आपका लोड रेजिस्टेंस आर है, ये आपका एमीटर रेजिस्टेंस आर डैश है, और यहाँ पे आपको एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम करना है, आपको यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम करना है। इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आपके एमीटर में मतलब आपके लोड पहले कितनी करंट फ्लो होती है आई इंटू आपका एमीटर कितना आर डैश है, आर डैश, तो आई आर डैश का एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दोगे, तो इससे जो भी करंट निकलेगी ना वो आपका आई सी के बराबर होगा, मतलब कंपनसेटेड करंट के बराबर, मतलब 1 एम्पीयर करंट यहाँ पे निकलेगी। समझना, ये नेटवर्क था, लोड था, आपने यहाँ पे करंट चेक किया कितनी फ्लो हो रही है नेटवर्क से 5 एम्पीयर, आपने उसको एमीटर से चेक किया कितनी हो रही है यहाँ पे 4 एम्पीयर, पहले 5 थी अब 4 हो गई, फिर आपने उसका बनाया कंपनसेटेड नेटवर्क, मतलब सेम नेटवर्क बना दिया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया और करंट सोर्स को बंद कर दिया, बन गया आपका कंपनसेटेड नेटवर्क। फिर ये आपका आर डैश जो एमीटर से आपने यहाँ लगा दिया, लोड लगा दिया, यहाँ पे आपने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, कितने वैल्यू का 5 एम्पीयर इंटू जो इसका रेजिस्टेंस रहा होगा वो, इतना वोल्टेज तो लगा दिया। अब आप इसमें क्या लगाओगे, केवीएल कैसे लगाओगे, और इससे आप करंट मेजर करोगे ना तो आप चेक करो करंट कितनी आएगी 1 एम्पीयर, क्योंकि 1 एम्पीयर ही क्या था आपका 5 माइनस 4 था, जो कंपनसेट करने कितना 5 माइनस 4, पहले 5 थी 4 थी, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 एम्पीयर, तो ये आपकी 1 एम्पीयर करंट यहाँ से फ्लो। यही होता है आपका कंपनसेशन थ्योरम, इसका जो मेनली यूज होता है आपका मेजरमेंट सब्जेक्ट में होता है। इसका जो यूज होता है कहां पे होता है, आपका मेजरमेंट सब्जेक्ट में इसका यूज होता है, ठीक है, ओके। एक और लास्ट थ्योरम बचती है, इसको हम बोलते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक हमारे पास लास्ट थ्योरम बचती है जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। अगर आपको मैं बताऊं रेसिप्रोसिटी के बाद मिलमैन कंपनसेशन सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, ये कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला, बट आप पढ़ लो, पता होना चाहिए, क्योंकि 2 मिनट का कॉन्सेप्ट था, पढ़ लिया, अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा अपने पास एग्जाम में कि भाई हमसे कंपनसेशन थ्योरम बनता भी है, लोग तो इसका नाम नहीं सुने, हमसे बनता है, लेकिन पता है ये भी कि एग्जाम में नहीं भी आएगा, आएगा तो फिर भाई
उस टाइप पे जो कॉन्फिडेंस आपको होगा अलग लेवल पे होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम क्या होता है? ये थ्योरम ये बताता है कि किसी भी नेटवर्क को, जैसे हमारे पास मान लो कोई एक एलिमेंट है ऐसा कुछ, एक बैटरी है मान लो 10 वोल्ट है, इसमें 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो ये आपका एक तरह से लोड हुआ क्योंकि 20 वाट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये किसमें पी एब्जॉर्ब कितना है आपका 20 वाट है। तो इस नेटवर्क को मैं ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूं, किससे? एक मैंने यहां पे बना लिया ये डिपेंडेंट, मतलब आपका ये क्या कहते हैं वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का, और यहाँ पे करंट कर दी मैंने 4 एम्पियर। अभी पी एब्जॉर्ब कितना है आपका 20 वाट। तो ये थ्योरम को बोलता है सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, कि आप नेटवर्क के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू से। बस एक बात का ध्यान देना है कि उसमें जो पावर है वो आपका सेव होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। ठीक है ना, इसी को आप बोलते हो क्या सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। ठीक है, अब एक बात और ये है जो सच्चाई है कि लाइट नहीं है। मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था कि लाइट आ जाए, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अभी, है ना। थोड़ा सा वेट कर लो, लाइट आ जाएगी तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी आप ये मान के चलिए 4:30 पे हमारी एक दूसरी क्लास है ना, 4:30 पे मिलते हैं वहां। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं आपके 4:30 पे कि, और 5 PM करना है कि 4:30। अभी हमको 3 क्लास और लगेगी, है ना। आज की दिन में ही हमको 3 क्लास अभी और लगेंगी पूरा नेटवर्क खत्म करने में, है ना। वो हम लोग ले लेंगे आज, आज तो हो जाएगा हमारा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4:30 या 5, सभी लोग बताओ यार। एक बार हम लोग पोल कर लेते हैं, पोल में बता दो सभी लोग। अभी आप लोग का एग्जाम है ना, तो आप लोग को लगता है कि दिन में 50 घंटे पढ़ लोगे। तीन लोगों ने वोट किया है 5 लोग। ये कौन है यार, ये कौन कर रहा है था, ये कौन कर रहा है था? 4:35 कौन कर रहा है ये कौन था यार जो ऐसा कर रहा था? है? ये कौन था जो 4:35 बार बार चेंज कर रहा था? हम्म? ठीक है, चलो 4:30 पे मिलते हैं, है ना। 4:30 पे मिलते हैं, है ना। हमको 3 क्लास लेनी भी है अभी, तो कंप्लीट भी करना है। ठीक है, आप सब लोग रेडी रहिएगा। लाइट आ जाएगा वहां से, कृपा करिएगा थोड़ा सा। गुड डे।